हमने अभी तक जाना कि नालंदा यूनिवर्सिटी विद्या का महासागर क्यों था, मगर हम बात कर रहे थे कि यह महासागर सूखा कैसे। आइए चलते हैं इतिहास की ओर। मगर उससे पहले आपको बता दें कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी तो वह आग 3 महीने तक लगातार जलती रही। अब आप सोचिए कि वह किस प्रकार का ज्ञान का भंडार भरा था जिसको नष्ट होने में 3 माह का समय लगा। अगर आज हमारे पास यह ज्ञान से भरा सागर होता, हमारी आज की जनरेशन कितनी आगे निकल चुकी होती। पढ़ाई आज भी है, मगर कुछ ही विषयों पर चर्चा की जाती है। 90 लाख किताबों के ज्ञान की बात अलग ही थी, उसी से इतिहास बदले जाते। खैर, हम तबाही की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत चोरी से हुई थी। जब वैनसोंग इंडिया से वापस गए तो साथ में 657 बुद्धिस्ट टेक्स्ट, 150 बुद्धिस्ट रेलिक्स को 520 बक्सों में बंद करके चाइना ले गए। इंडिया से चाइना तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा, जिसकी वजह से रास्ते में वो सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे। लेकिन फिर भी वो काफ़ी किताबें अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल हो गए, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी, जो वहाँ जाके कुंफू कराटे बन गई। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेके धनुष बाण चलाने तक एक्यूप्रेशर और हीलिंग का ज्ञान भी वे वैनसोंग हमारे देश से ही किताबों के रूप में ले गए और आज वही चाइना में अलग अलग तरीकों से सिखाई जाती है। इसके बाद नालंदा पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका था, तो इसे ख़त्म करने के लिए दुनिया भर से अलग अलग रूलर्स ने विश्वविद्यालय पर बार बार अटैक किए, जिससे विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान भी हुआ। इसके बाद 1193 में सबसे खतरनाक आक्रमण हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी पर यह आक्रमण इतना खतरनाक था कि पूरा विद्या का महासागर जल के खाक हो गया। बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो कि अफगानिस्तान की खिलजी कबीले से था। ये 12th सेंचुरी में हिंदुस्तान में राज करने वाले खिलजी डायनेस्टी का एक सेनापति था। उसे दिल्ली सल्तनत में एक विशेष पोस्ट हासिल करनी थी, इसलिए उसने बैटलफील्ड्स में लड़ाई करके बिहार और बंगाल के कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया था। ऐसा करते करते इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई भी हकीम इलाज नहीं कर पाया। तब खिलजी को किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल राहुल श्रीप्रद ही उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन खिलजी को मुसलमान के अलावा किसी हिंदू से इलाज करवाना मंजूर नहीं था और उसने इस सलाह को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह मजबूरन राहुल श्रीप्रद जी से इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने उन्हें चैलेंज किया कि मैं काफिरों की दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके दिखाओ। आचार्य ने उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसको तसल्ली दी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान ला के दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने आपको रोज पढ़ने हैं। खिलजी ने उनकी बात मान के नियमित रूप से कुरान पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार दिखने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गया। तब खिलजी शॉक्ड था कि आखिर सिर्फ कुरान पढ़ने से मैं ठीक कैसे हो गया। उसने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। तब आचार्य जी ने उसे बताया कि मैंने कुरान के पन्नों में दवाई लगा दी थी, क्योंकि आचार्य जी को पता था कि किताब पढ़ते हुए पन्नों को पलटते वक्त खिलजी थूक का इस्तेमाल जरूर करेगा और ऐसा करते हुए अनजाने में उस दवाई को ले लेगा। वैसे तो किसी लंबी बीमारी से उभरने के बाद इंसान खुश होता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो खिलजी को बहुत गुस्सा आया कि दूसरे धर्म और देश के लोगों के पास ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान है जो उसके देशवासियों को, हकीमों को नहीं है। तब उसने सोचा कि अगर इस देश पर राज करना है तो इसकी जड़ को ही काटना पड़ेगा और यहाँ की जड़ है इसकी शिक्षा। और तभी उसने ये फैसला किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदुस्तान का ज्ञान का सागर है, इसके ज्ञान के सोर्स को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसने ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को पूरी तरह से सूखा के रहेगा, पूरी तरह खत्म कर देगा। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। उसने नालंदा के टीचर्स और स्टूडेंट को बेरहमी से मारा और पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी।
यह अटैक इतना भयानक था कि 3 महीने तक आग लगातार जलती रही। 90 लाख किताबें से भरी 3 बड़ी लाइब्रेरी, सारी इंफॉर्मेशन, वो खूबसूरत यूनिवर्सिटी सब जलकर राख हो गया। इतनी किताबें जली कि इस धुएं को शांत होने में 6 महीने से भी ज्यादा समय लग गया। हमारे देश की एक ज्ञान की धरोहर जो किसी की जलन के आगे दबकर रह गई। साथ ही ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को समेट इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। आज हमारे पास यहाँ का ज्ञान, यहाँ की किताबें होती तो विदेशों की तरह शायद उनसे भी कहीं ज्यादा हमारा भारत तरक्की कर चुका होता। ये यूनिवर्सिटी जलने के बाद भी कई सालों तक किसी ने इसे दोबारा बनाने का प्रयास नहीं किया। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने 2006 में बिहार विधानसभा में नालंदा यूनिवर्सिटी पुनः बनाने का प्रस्ताव रखा। फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने MA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह टास्क दिया कि उन सारे साउथ एशियन कंट्रीज जिनके साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के लिंक्स थे, इन सभी को मिलाकर फिर से यूनिवर्सिटी का काम करना चाहिए। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने भी इसके लिए 455 एकड़ का लैंड अलॉट किया और साल 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी एंड फाइनली 19 जून 2024 को इंडियन PM ने इसे इनॉग्रेट किया। इसके बाद हमें हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर मिल गई, जिसका नाम हमारे इतिहास के पन्नों से भी मिट चुका था। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, उसके निर्माण कार्य में ही भूटान, बांग्लादेश, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर इस तरह के 17 देशों ने अपना योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, इन कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं, वो इनॉग्रेशन के वक्त मौजूद भी थे ताकि इस भव्य पल को अपनी आंखों से देख पाएं। मगर सवाल यहाँ आता है कि क्या हमें पहले की तरह 90 लाख किताबों जिनसे सही नॉलेज मिले, क्या हमें वह मिल पाएगी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो विद्या का महासागर कहलाया जाता था, क्या अभी ये यूनिवर्सिटी उसका रूप ले पाएगी? इन सवालों को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब अभी कर लेना, क्योंकि आगे हम और भी इंटरेस्टिंग, ऐतिहासिक और अनसुनी कहानी आपके लिए लेके आएंगे।